तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का लास्ट चैप्टर जो कि बायो का लास्ट चैप्टर है, आवर एनवायरनमेंट, इसको कवर करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है बोलकर प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अगर आप मुझे विश्वास करना चाहते हो, मेरी बातों पर मानना चाहते हो, तो प्लीज़ मान के ये चैप्टर पढ़िएगा। और जितना हम कहते हैं कम से कम प्लीज़ आप उतना तो ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको मन है कि हम यहाँ से वहाँ से या स्कूल का जो पढ़ना चाहते हो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, बट पहला मेरा भी सुन लीजिए। ओके, तो बस उतना ही इम्पोर्टेंट बातें को बताएंगे। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैप्टर में आओगे तो यहाँ पर आपको टर्म एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट, ऐसा पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं। एनवायरनमेंट बेसिकली सराउंडिंग को कहा जाता है, जहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रहता हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ये एक एनवायरनमेंट है। लेकिन ट्री कहाँ पर है? तो फॉरेस्ट में होगा, तो फॉरेस्ट आपका कहलाएगा इकोसिस्टम। आई होप आपको ये बात समझ आ रहा है। एक होता है एनवायरनमेंट और एक होता है इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट जो होता है सराउंडिंग्स को कहते हैं, जबकि इकोसिस्टम जो होता है उसी सराउंडिंग में रहने वाले लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, इस इंटरैक्शन को कहते हैं। सो अगर एग्ज़ाम में एनवायरनमेंट तो नहीं आएगा बट इकोसिस्टम ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इकोसिस्टम का डेफिनेशन पूछ दे तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे, इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। यहाँ पर अगर आप आओगे तो बहुत कुछ छोटे मोटे बातें लिखा गया है, जैसे कि हम कुछ लाइन्स पढ़ते हैं। ये रहा, बायो जियोकेमिकल साइकिल। क्या होता है बायो जियोकेमिकल साइकिल? सो आई होप आपको ये पता होगा। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का मतलब होता है लाइक आपने पढ़ा होगा ना, ये क्या कहते हैं उसको, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल या वाटर साइकिल, या और भी होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम और क्या क्या है, सल्फर साइकिल। तो इन सारी साइकिल्स को कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। इन सब साइकिल्स को कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो नेचर में होता है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, चाहे तो कह सकते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स को एक कंटिन्यूटी बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर ये सब नहीं हुआ, लाइक वाटर साइकिल नहीं हुआ, तो क्या होगा? इंसान मरना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इतना देर जो भी बोले ये सब बकवास था, इसमें केवल एक ही सवाल पूछने लायक था, वो है इकोसिस्टम का डेफिनेशन। प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? तो कौन से होते हैं टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? और ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? जो भी कह रहे हैं वो सारा टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यही पहले आंसर देख लेते हैं। या चलिए इससे पहले ऊपर में जो भी लिखा है, अगर आप पूछोगे कि यहाँ कुछ नहीं है क्या पढ़ने लायक, बिल्कुल है। क्या है? तो यहाँ पर एक टर्म आपको पढ़ना था, वो टर्म है ये रहा, बायोडिग्रेडेबल। और एक और होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आंसर क्या है? प्लीज़ इसके ऊपर वाला लाइन पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपको हाईलाइट करके एक मिनट दिखाते हैं। यहाँ से हम हाईलाइट कर रहे हैं, इतना पढ़ लीजिए। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। मतलब वो चीज़ें जो मिट्टी में घुल सके, जो डिकम्पोज हो सके, उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। और वो चीज़ें जो मिट्टी में ना घुल सके, इसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर से। यहाँ पर इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ज़रा पढ़ लीजिएगा। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, तो उसका भी आंसर देख लीजिए। बायोटिक कंपोनेंट में आता है लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड एबायोटिक में क्या आता है, तो फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। तो आपको ये याद रख के जाना है कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं लिविंग, एक को कहते हैं नॉन लिविंग। लिविंग को ही कहा जाता है बायोटिक और नॉन लिविंग को कहा जाता है एबायोटिक। इसके बाद टू
टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पूछ दे तो एक होगा नेचुरल इकोसिस्टम और एक होगा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कहाँ पर लिखा है तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम एंड द रिमेनिंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि जो फॉरेस्ट होता है, जो पॉन्ड होता है, जो लेक्स होता है, ये सब क्या है, ये सब आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। जबकि गार्डन, क्रॉप फील्ड, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल या तो मैन मेड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया। या तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पूछ देगा, या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पूछ देगा, या डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम पूछ देगा, या बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है आपसे पूछ देगा, या तो एनवायरनमेंट, यहाँ पर हम आपको बताए दिए थे इट इज़ द सराउंडिंग जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर आप देख पाओगे, नेक्स्ट पेज में आओगे तो जैसे कि यहाँ पर एक लाइन बोला जा रहा है, हम चलिए हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं। ये पढ़िएगा ज़रा, क्लासेस दैट द ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू दिस। मतलब बोला जा रहा है जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोज़र। क्या होता है प्रोड्यूसर? जो कि खुद के दम पर अपना खाना खुद से बना पाता हो, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और those organism which can prepare or make their own food, they are called producers। जबकि consumers कौन होता है? there are different types of consumers वो होता है जो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहता हो। तो कौन कौन है कंज्यूमर? तो यहाँ ज़रा सुनिएगा, बुक में आपका दिया गया है, हम आपको दिखाते हैं। ये रहा, there are different types of consumers, they are carnivorous, omnivorous, parasite and also herbivorous। तो चार तरह के कंज्यूमर्स के नाम आपको यहाँ दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और ये ऊपर वाला पैराग्राफ अगर आप पूछोगे क्या है, तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं वो आपको समझाया गया है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए टर्म दिया है प्रोड्यूसर, उसी को समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर के बाद तीसरा आता है डिकम्पोसर। डिकम्पोसर क्या होता है? जो डिकम्पोज हो जाता है, जिसको हम लोग एक और डेट्रीवोरस के नाम से भी इनको जानते हैं। ये क्लास 11 में अगर आप जाते हो या मेडिकल लाइन में जाते हो तो आप डिकम्पोसर्स को डेट्रीवोरस के नाम से जानते हो। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होता है, जिस पर ऑर्गेनिज्म पर जो सर्वाइव करे, उनको कहते हैं डिकम्पोसर्स। और खास करके यहाँ पर एक डिकम्पोसर्स का नाम दिया है जिसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम में आपसे पूछ देगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स, जिसका मेन फंक्शन होता है टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? तो आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका नहीं मतलब सबका। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा? ऐसे करने से जो सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी होता है वो दोबारा रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब दोबारा लौट के आ जाता है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फूड चेन एंड फूड वेब। तो देखिए, पहले फूड चेन का डेफिनेशन सुन लीजिए। फूड चेन क्या होता है? इट इज़ ए लीनियर सीक्वेंस, एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड। मतलब सर्वाइवल के लिए जो फूड चाहिए, उस फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पर डिपेंडेंट है, तीसरा चौथे पर डिपेंडेंट है। इस तरह के एक लीनियर चेन को कहते हैं फूड चेन। अगर आप पूछोगे इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे हैं। या तो आप ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, या अगर आप ये वाला ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए, तीसरा वाला। चलिए हम बीच वाला लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्यों नहीं, मतलब ऐसे ही तो सुन लीजिए। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले ग्रास है। ग्रास को कौन खाता है? ग्रासहॉपर खाता है। ग्रासहॉपर को कौन खा लेगा? तो फ्रॉग खा जाएगा। फ्रॉग को कौन खा जाएगा? तो स्नेक खा जाएगा। स्नेक को कौन खा जाएगा? तो ईगल खा जाएगा। इसी को कहते हैं फूड चेन। लेकिन अब आते हैं क्या होता है फूड वेब। तो आप सुनिएगा, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जब भी हम डेफिनेशन कहते हैं, चाहे वो इकोसिस्टम का हो, चाहे फूड चेन का हो, चाहे फूड वेब का हो, प्लीज़ इसे राइट डाउन कर लीजिएगा और इसे 10 बार, 100 बार, 50 बार, जितनी बार आप याद कर सके उतनी बार याद कर लीजिएगा। और ये लाइन बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये लाइन लिख के आते तो आपका मार्क नहीं कटना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है या विश्वास है। ओके,
तो ज़रा सुनिएगा व्हाट इज़ कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज़ कॉल्ड फूड वेब। बस इतना आपको लिख के आ जाना है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज़ कॉल्ड फूड वेब। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 टर्म्स और दिखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ये आपने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा था। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये भी हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत कुछ लिखा है। जैसे एक टर्म हम आपको दिखाना चाहेंगे जो पूछा जा सकता है, वो टर्म है ट्रॉपिक लेवल। अब ये क्या होता है ट्रॉपिक लेवल? चलिए मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाना पसंद करेंगे ट्रॉपिक लेवल के बारे में। ये रहा, ज़रा दिखाते हैं आपको जल्दी से। देखो बेसिकली ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। इस तरह के स्ट्रक्चर को अ, और इस स्ट्रक्चर में मान लीजिए 1 लाइन 2 लाइन। अब इसमें देखिएगा सबसे नीचे वाले को प्रोड्यूसर कहेंगे, ऊपर वाले को हम लोग मान लो कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर वाले को मान लो कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके ऊपर वाला मान लीजिए यहाँ पर एक और बना दें, और ऊपर सबसे छोटा वाला इस तरह है मान लो, तो उसको कहेंगे हम लोग टर्शरी कहेंगे। तो इस तरह खाना जो भी होता है वो अलग-अलग स्टेजेस पर बाँटा जाता है। ये सबसे ज़्यादा, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम सबसे ऊपर वाले के पास। और इसी पिरामिड लाइक अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है, ओके। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए ट्रॉपिक लेवल इज़ ऑलवेज़ यूनिडायरेक्शनल। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, चलिए आपको आपकी बुक से दिखाते हैं कि आपको भी कंफर्म हो जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो भी कह रहे हैं सारा बुक का ही लाइन है। तो ज़रा हम ज़रा जल्दी से देख लें कि ये सब लिखा कहाँ है। आई गेस यहीं पर आस-पास कहीं होगा। ये रहा, पढ़ लीजिएगा। इन द फ्लो एनर्जी फ्लो डायग्राम जो होता है ट्रॉपिक लेवल, इसमें हमेशा याद रखिएगा एनर्जी फ्लो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल, बस इतना याद रखिएगा। एंड क्यों? क्योंकि सोचिए ना, अब कोई एक ऑर्गेनिज़्म है वो एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तो वो एनर्जी लेते जा रहा है, उल्टा दे नहीं रहा है। इसलिए फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अगर मल्टी डायरेक्शनल होता या बाई डायरेक्शनल होता तो इसका मतलब क्या होता, अलग अलग मीनिंग हो जाता। बाई मतलब दोनों साइड, मल्टी मतलब बहुत सारे साइड, लेकिन यूनी मतलब सिंगल डायरेक्शन। तो बस आपको ये समझ लेना है। यहाँ पर आपको मैंने समझाया फूड चेन फूड वेब का डिफरेंस क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बोला ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, ये भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉ पढ़ना है, उस लॉ को हम लोग कहते हैं 10% लॉ। और जो मैंने अभी ट्रॉपिक लेवल बनाया वो ये रहा ट्रॉपिक लेवल का एक डायग्राम, कि सबसे नीचे प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। चलिए इसके भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए नीचे ग्रास है, ग्रास को खाया गोट, गोट को कौन खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, मान लो ह्यूमंस खा लेंगे, और ह्यूमंस को कौन खा लेगा, मान लो टाइगर खा जाएगा, सपोज दैट कर रहे हो कि, या क्रोकोडाइल खा जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। और हमेशा याद रखिएगा कि अब एक टॉपिक पढ़ाने वाले 10% लो, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा डिफाइन 10% लो। 10% लो ये कहता है कि जब भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है, इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल की ओर जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा 10% होता है। इसी को कहते हैं 10% लो। इंग्लिश में कहा जाए, whenever the energy is transferring or the flow of energy is taking place from one tropic level to next tropic level, only the 10% of the energy is transferred, and this law is known as 10% law. And एक और बात याद रखिएगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो कहाँ से ये लेता है एनर्जी, तो वो लेता है सनलाइट, सन से लेता है। और जब सन से लेता है तो वो उसका 1% लेता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, मतलब जब भी प्राइमरी प्रोड्यूसर लेगा सूरज से तो वो 1% लेगा, लेकिन जब प्लांट से अपर की ओर ये ट्रांसफ़र करते जाएगा तो ये 10% जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये जो डायग्राम दिखाया गया यही है आपका फूड वेब का डायग्राम। यहाँ पर आप देख के समझ पा रहे होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इसी इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं फूड वेब। अगर आपको डाउट है हमने जो कहा वो यहाँ पढ़ लीजिए। जब स्ट्रेट लाइन में हो मतलब लीनियर सीक्वेंस में हो तो इसको फूड चेन कहते हैं, और जब ये क्या हो सीरीज में हो, अलग अलग ब्रांच्ड लेग स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हो, तो इसको फूड वेब कहते हैं। तो जो डेफिनेशन मैंने बोला वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, प्लीज़ ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर अब आपको पढ़ना है बेसिकली मेन नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कहाँ पर लिखा है पहले आप वो देख लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। टर्म अगर आप यहाँ ढूंढोगे इसी पेज में आपको मिलेगा, ये रहा ये टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है, तो आंसर प्लीज सुनिएगा। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब सोचिए ना, जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जब भी ये फ्लो ऑफ एनर्जी जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो 10% ट्रैवल होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या बढ़ते जाता है, केमिकल की अमाउंट भी बढ़ते ही चला जाता है। जैसे कि अगर मान लो सबसे नीचे वाले में 0.1% केमिकल का टॉक्सिक परसेंटेज है, तो अगले में जाएगा तो क्या पता वो 0.3 हो जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो क्या पता 0.7 हो जाएगा, और सबसे ऊपर जाएगा तो क्या पता 1.2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया कि एनर्जी तो 10% जा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो केमिकल सब्सटेंस का या टॉक्सिक सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये भी बढ़ते जाता है। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगर आपको लाइन में दिखा दे तो पढ़ लीजिए, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ज़रा आप बताइएगा, सबसे ज़्यादा केमिकल इस हिसाब से किसके बॉडी में एंटर करेगा, ह्यूमन के बॉडी में एंटर करेगा। यहाँ लिखा भी है, पढ़ लीजिए, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में आएगा। क्यों? क्योंकि एक फूड चेन में या फूड जो भी चीज़ में सबसे ऊपर हमेशा किसको रखा जाता है, टॉप कार्निवोरस कौन होता है, तो वो ह्यूमन को माना जाता है टॉप कार्निवोरस। तो सबसे ज़्यादा केमिकल का अमाउंट किसके अंदर होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे वाई ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको रीजन बता देना है, बिकॉज human beings are the top carnivores, hence yeah that's why we have the highest percentage of chemical concentration in our body. Hence this term uh, the term used to denote this thing is known as biological magnification. तो ये सब हो गया कुछ कॉमन सी बातें। ओके, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ओजोन लेयर। हम आपको बहुत ही विश्वास के साथ एक चीज़ बताते हैं, कन्फर्म आपके एग्ज़ाम में एक सवाल इकोसिस्टम से होगा, एक सवाल आपके फूड चेन एंड फूड वेब से रिलेटेड उस टॉपिक से होगा, और अब लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की ओर अगर आप बढ़ते हो तो ओजोन लेयर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर बनता कैसे है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा, ओजोन लेयर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें कि ओजोन करता क्या है, या ओजोन किस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करता है, तो ये सब दिया गया है। और तीसरा, कि ओजोन से रिलेटेड जो कुछ पुराने इंसिडेंट, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ओजोन का ख़राब करते जा रहा है, डिप्लीट कर रहा है, मतलब ओजोन कैसे ख़राब हो रहा है, ओजोन कैसे बन रहा है, और ओजोन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। ये प्लीज़ ये कंप्लीट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हो, जो मैंने तीन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट किया है, इन तीनों चीज़ को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए हम भी ज़रा जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, आप भी सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला लाइन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब भी एक फ्री ऑक्सीजन O2 के साथ जब एक नया O मिलता है, तो यही फॉर्म करता है किसको, O3 को क्रिएट करता है। ये पहला लाइन आपको यहाँ बताया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, ओजोन इसे डेडली पॉइजन ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट एक और चीज़ बोला गया है कि ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। कौन सा एसेंशियल फंक्शन, तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है, इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन्स को। कौन, ये आपका ओजोन लेयर। तो कहीं ना कहीं बहुत ही काम का चीज़ है, आपको ये याद रख लेना है। अब ओज़ोन के बारे में और भी कुछ दिया है कि कैसे बनता है, तो वो आप यहाँ पर देख के समझ पाओगे। जब O2 के साथ मतलब एक और O कंबाइन होता है तो वो O3 को फॉर्म करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिख के समझाया गया है कि जब भी O2 के साथ एक फ्री ऑक्सीजन कंबाइन होता है, फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है, तो वो किस चीज़ को क्रिएट करता है, तो आंसर O3 को क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ टर्म्स दिया गया है, जैसे कि सीएफसी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि 1987 में
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनईपी द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें हम लोग ये कहे थे कि सीएफसी का प्रोडक्शन को क्या कर देना है, पूरी तरह घटा देना है या तो ख़त्म कर देना है। और इसी मीटिंग को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं है, तो ये नाम नहीं पढ़ना कि उस मीटिंग का नाम क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये नहीं पढ़ना। बस इतना पढ़ लीजिएगा, 1987 में सीएफसी का विरोध करने के लिए या सीएफसी का यूज़ को बंद करने के लिए एक मीटिंग करवाया गया था। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा करवाया गया था। इसके बाद क्या इस चैप्टर में और भी कुछ है? तो ये रहा आपका सबसे लास्ट टॉपिक, जिसमें आप लोग पढ़ोगे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, मतलब हम इंसान जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे हम लोग क्या करें, हैंडल करें। तो हैंडल करने के बहुत तरह के मेथड्स होते हैं। लाइक आप लोग क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं, मतलब गड्ढा बना के उसमें कचरा डाल सकते हैं। या और भी मेथड्स है, लाइक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। या सिंपल वे में कहा जाए तो पीपल्स में अवेयरनेस फैला सकते हैं। आपने 3R पढ़ा होगा, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। हम लोग इसका नॉलेज लोगों को दे सकते हैं। देन और क्या हो सकता है? तो अ, वही है, रिसाइकल कर सकते हैं। तो यही सब आपको बताना है, और इतना बताते हुए ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। सो आई होप आपको ऑलमोस्ट एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ क्या क्या पढ़ के जाइएगा। इकोसिस्टम का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लीजिएगा, मतलब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा। जैसे कि गार्डन किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल का। जबकि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये सब किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल इकोसिस्टम का। टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पूछेंगे तो क्या बोलोगे? तो आंसर रहेगा बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है? तो एबायोटिक का मतलब होता था जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब। ओके, इसके बाद आपको क्या पढ़ाया बताया गया? फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? तो वो एक तरह के बेसिकली क्या होते हैं, वो एक तरह के डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि मदद करता है किस चीज़ में, ब्रेक डाउन करने में। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा। और इससे फ़ायदा क्या है? तो सोइल का फर्टिलिटी दोबारा रिप्लेनिश हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक और चीज़ पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो भी प्लीज़ डेफिनेशन याद रखिएगा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? तो अपनी फूड वेब एंड फूड चेन, मतलब फूड चेन क्या होता है? तो एक लीनियर पैटर्न होता है फूड का। जबकि फूड वेब क्या होता है? तो एक सीरीज ऑफ ब्रांचड होता है। इंटरकनेक्टेड फूड चेन को कहते हैं फूड वेब। यहाँ पर ये बस एक डायग्राम बनाने के लिए सीख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता एग्जाम में पूछ सकता है। डायग्राम नहीं, इलुस्ट्रेशन, कि एक फूड चेन बना के दिखाइए। तो कम से कम इन तीनों में से कोई भी एक बनाना आपको आना चाहिए। कोई भी एक, ओके, तीनों नहीं पूछेगा, कोई भी एक। ट्रॉपिक लेवल से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मैंने बोला था ट्रॉपिक लेवल में बस आपको ये याद करके चले जाना है। उसके बाद 10% लॉ क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि हमेशा एनर्जी वन प्लेस टू अपर की ओर ही ट्रैवल होता है, वापस नहीं आता है। और इसी को कहते हैं यूनी डायरेक्शनल, और इसमें 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया एक टर्म कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो हमने बोला था कि जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो साथ ही साथ टॉक्सिक केमिकल भी ट्रांसफ़र होता है। यही केमिकल का मात्रा बढ़ते जाता है, और फाइनली ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जाके बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने आपको टर्म बताया था ओज़ोन। ओज़ोन से कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन बनता है, या तो ओज़ोन फॉर्मेशन रिलेटेड, या ओज़ोन डिप्लेशन कैसे होता है, या ओज़ोन डिप्लेशन से रिलेटेड कोई मीटिंग बताइए। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा 1987 में मीटिंग करवाया गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड कि अल्ट्रा वायलेट रेस मतलब क्यों ओज़ोन से बचना ज़रूरी है, या ओज़ोन का होना क्यों ज़रूरी है? तो उसका रीज़न बता दीजिएगा। वरना सन से क्या होगा, अगर नहीं होगा ओज़ोन लेयर तो सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज़ हम लोग में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? दे कैन कॉज स्किन कैंसर्स। तो बस ये आपका पॉइंट था। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि कैसे हम लोग हमारा वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं? तो बहुत सारे आंसर थे, लाइक लैंड फिलिंग, लाइक और क्या बोले थे आपको, लैंड फिलिंग कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हैं,
3R को फॉलो कर सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़ को। एंड इस तरह ये चैप्टर एंड अप होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। कोई और चैप्टर अगर आपको जानना हो, अगर आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 10 का, अगर कोई भी चैप्टर अगर आप चाहते हो कि बता दीजिए, इसको ज़रा रिवाइज़ करवा दीजिए या इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दीजिए, तो हम ज़रूर आपका हेल्प करेंगे। प्लीज़ बताइए। ओके। करदा ਏ गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदां नहीं ओ सोहणिया प्यार चलदा। कहना चाहवां दिल वाली मैं, दिल दी दिलां च रह जवे। नित दी नाराजगी तेरी मेरी कट के न जान ले जवे। नित दी नाराजगी तेरी